नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 23 अगस्त 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन वीडियो है ये। आज का दिन बहुत ही खास है। हमारा जो चंद्रयान-3 है, संभावना है ऐसी कि शाम के 6 बजे में उसकी लैंडिंग हो जाएगी और अगर आज नहीं हो पाई तो फिर 27 तारीख को अगला ट्राई मारा जाएगा लैंडिंग करने के लिए। तो आज उम्मीद है कि लैंड हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। क्या है वो स्पष्टीकरण? वो स्पष्टीकरण ये न्यूज़ है। अपने देश की स्थिति ऐसी हो गई है कि अब न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हैं तो उसको भी आपको वेरीफाई करना पड़ता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में हेडलाइन में फेक न्यूज़ छापा जा सकता है। इस तरह की स्थिति में हम इस तरह के ज़माने में जी रहे हैं, इस तरह के युग में जी रहे हैं, इस तरह के समय में जी रहे हैं जहाँ पर न्यूज़पेपर में सरेआम देश का सबसे बड़ा हिंदी न्यूज़पेपर में फेक न्यूज़ छापा जाता है। अब आप किस पर विश्वास कर सकते हैं? सरकारें झूठ बोलती हैं, न्यूज़पेपर झूठ बोलता है, प्रिंट मीडिया झूठ बोलता है, टीवी वाला मीडिया भी झूठ बोलता है और हर दिन शाम को फेक न्यूज़ परोसे जाते हैं सबके सामने। तो इस तरह के युग में जी रहे हैं। उसी का कल मेरे साथ भी हुआ, सबके साथ हुआ। मेरे साथ क्या हुआ, मैं तो छोटा सा एक चैनल है अपना, 2000-3000 लोग वीडियो देख लेते तो बहुत हो जाता है। जो सोचिए कि देश का सबसे बड़ा हिंदी न्यूज़पेपर जिस जिसके घर में पहुंचा होगा वो सब कल फेक न्यूज़ के शिकार हुए हैं। तो मैं तो ठीक है, फिर भी करेक्ट कर लूँगा कि ये फेक न्यूज़ था, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उस न्यूज़ को सच मान लेंगे और एक राष्ट्रवाद की उनमें झूठी भावना भर दी जाएगी। अब आर्मी क्या कर रही है? आर्मी ने सबसे पहले न्यूज़ का खंडन किया, उसके बाद आर्मी वाले पाकिस्तान को छोड़कर उस रिपोर्टर की तलाश में है कि जिसने इन न्यूज़ को छापा था, और सही तलाश कर रहे, तलाश करके उनको ठिकाने लगाना चाहिए सबसे पहले। इस तरह के जो न्यूज़ होते हैं ये भ्रम पैदा करने के लिए किया जाता है। सोचिए, आज के न्यूज़पेपर में इस बेशर्म न्यूज़पेपर ने ये नहीं छापा कि कल का न्यूज़ उसका फेक था। सबसे पहले हेडलाइन बनाकर सॉरी बोलना चाहिए था, फेक न्यूज़ था कल का हमारा, ये छापना चाहिए था। तभी तो जिन जिन लोगों के पास फेक न्यूज़ पहुंचा उनके पास सच्ची न्यूज़ भी पहुंचे। आप सोचिए, एक बार को एक बिहार का यूट्यूबर था, बहुत ही फेमस है, मनीष कश्यप नाम था जिसका। मैं नहीं देखता था उनके वीडियो आप देखते होंगे, आप उनको अच्छा बोलें बुरा बोलें, मुझे उन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। लेकिन एक न्यूज़ के कारण उसके ऊपर NSA लगा दिया गया। NSA मतलब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट होता है। देश में इससे खतरनाक कोई कानून नहीं है किसी आदमी के ऊपर लगाने जाने वाला। बिना बेल के उसको जेल के अंदर में डाल दिया गया। ना बेल हो सकता है उसका, ना उसका कुछ भी नहीं। सोचिए, एक साधारण से घर के लड़के को एक फेक न्यूज़ के कारण जेल में डाल दिया जाता है, और देश का सबसे बड़ा हिंदी अखबार जो, सोचिए, अगर एक बार को इमेजिन कीजिए, अगर इस न्यूज़ का खंडन हमसे पहले पाकिस्तान की तरफ से आ जाता तो हमारी कितनी बड़ी बेइज्जती होती, हमारी आर्मी की कितनी बड़ी बेइज्जती होती। लेकिन हमारे देश में राष्ट्रवाद का ऐसा अंधा दौर चला हुआ है जिसमें हम ये नहीं देखते हैं क्या सही है क्या गलत, हम बस ये देखते हैं कि कर कौन रहा है, कह कौन रहा है। अगर यही न्यूज़, गलत न्यूज़ द हिंदू में छपा होता या इंडियन एक्सप्रेस में छपा होता तो उसको विपक्षी मीडिया, मार्क्सवादी मीडिया, अर्बन नक्सल, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें कहकर उसके ऊपर तो सरकार कार्रवाई कर देती। लेकिन दैनिक जागरण में छपा है, जो पता है कि किसका पेपर है और किसका। आजकल पत्रकार ऐसे हो गए ना, पूछते हैं पत्रकार हो तो किस पार्टी के पत्रकार हो, तो सबको पता है कि सरकार समर्थित ये न्यूज़पेपर है, इसलिए इनके ऊपर कोई कार्रवाई आपको देखने को नहीं मिलेगी। कार्रवाई होनी चाहिए तो अगले दिन इसका प्रिंट बंद करवा देना चाहिए था, फेक न्यूज़ छपवाना चाहिए था, लिखो कि आई एम सॉरी, हमसे फेक न्यूज़ छापा गया। एक लड़के को आपने बंद कर दिया जेल में, भले ही वो सही था गलत था मुझे नहीं मतलब, लेकिन इतने बड़े न्यूज़पेपर के खिलाफ आपने एक कार्रवाई नहीं की। कितनी बड़ी चीज़ है ये। सोचिए, आर्मी की कितनी बड़ी बेइज्जती हो जाती अगर पाकिस्तान की तरफ से इसका खंडन आता तो। उससे पहले आर्मी ने, कल का फेक न्यूज़ था कि उन्होंने सबसे पहले फ्रंट पेज पर छापा था, पाकिस्तान में फिर से की सर्जिकल स्ट्राइक, झूठ मूठ का न्यूज़ था। 7-8 आतंकवादी मार गए, ये भी झूठा न्यूज़ था। 15-20 कमांडो ने सरहद पार की, ये भी झूठा न्यूज़ था। राजौरी सेक्टर में सरहद पार की, ये सब झूठा का झूठा न्यूज़ था। ओके, इसलिए मैं कल के वाले न्यूज़ में, आज मैं जाकर उसका थंबनेल भी चेंज कर दूंगा और कल के लिए मैं आपको सुधार कर देता हूं कि आज कल जो न्यूज़ बताया था वो फेक न्यूज़ था, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। हमारा दुर्भाग्य ऐसा है कि हमारे न्यूज़पेपर में भी फेक न्यूज़ आता है। आप ओके, चलिए आज का न्यूज़ अपना शुरू करते हैं। आर्टिकल जो मैं आपको रोज़ करवाता हूँ वो द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस का ही होता है, इसलिए उसको लेकर ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। आर्टिकल आप अच्छे से तैयार करते हैं, बस फॉलो कीजिए रोज़। जो 70वीं BPSC देना चाहते हैं, जो 69 BPSC देना चाहते हैं, सीरियसली फॉलो कीजिए। इस एक वीडियो से आपको मैं निबंध लिखने से लेकर, आंसर राइटिंग से लेकर, सोचने से लेकर, बोलने से लेकर इंटरव्यू की तक तैयारी करवा दूंगा मैं, क्योंकि इंटरव्यू में भी करंट अफेयर से मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं। तो इसलिए ध्यानपूर्वक वीडियो को देखा कीजिए। देखिए, हिंदू बिजनेस लाइन का है, चीन की आर्थिक मंदी के परिदृश्य में भारत की समृद्धि। देखिए क्या लिखा हुआ है कि चीन द्वारा पिछले 3 सालों से क्रियान्वित शून्य कोविड नीति, जीरो कोविड पॉलिसी के बाद इस वर्ष उम्मीद की जा रही थी कि उसकी अर्थव्यवस्था में पुनः सुधार आएगा। जो अपना स्टडी फॉर ज्ञान चैनल है, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था कि चीन की अर्थव्यवस्था क्यों डूबी। वो वीडियो बहुत ही
सुंदर एनालिसिस के द्वारा बनाया गया है, उसको अगर आप देखेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाता हूँ मैं वो वीडियो, अपना 100% देता हूँ। उसमें एनालिसिस ज़्यादा होता है, यहाँ पर फैक्ट ज़्यादा होता है। तो उसको अगर आप देखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। ओके, लेकिन नवीनतम आर्थिक आंकड़ों से पता चला है कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अपस्फीति की स्थिति में है। अपस्फीति का मतलब क्या होता है? मुद्रास्फीति का उल्टा भाई है अपस्फीति, यानी कि मुद्रास्फीति में चीज़ें महंगी हो जाती हैं बहुत ही ज़्यादा। जैसे अपने देश में भी मुद्रास्फीति की स्थिति बनी हुई है, तो अपस्फीति में क्या हो जाता है? चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सस्ती हो जाती हैं। न बहुत ही ज़्यादा महंगाई अच्छा है, न बहुत ही ज़्यादा सस्ता अच्छा है। आपको लग रहा होगा कि सस्ते होने में क्या दिक्कत है। सस्ता इसलिए हो जाता है क्योंकि लोग नहीं खरीद पाते हैं। अब आप सोचिए, प्याज टमाटर का भाव आज मान लीजिए 60 रुपये किलो बिक रहा है, 70 रुपये किलो बिक रहा है, ठीक ना। लेकिन कल कोई बाजार प्याज खरीदने जाए ही ना, इसका मतलब क्या होगा? लोगों के पास पैसा हो ही ना, तो इससे क्या होगा? प्याज का दाम परसों ही आपको 30 रुपये पर मिलने लग जाएगा। तो ये भी क्या इकोनॉमी के लिए सही है? बिल्कुल नहीं। इससे क्या होगा? जो किसान 40 रुपये लगाकर प्याज का उत्पादन किया था, अगर उसको दाम मिलेगा 20 रुपये 30 रुपये किलो, तो क्या करेगा? अगली बार से बोलेगा प्याज का उत्पादन छोड़ो, कुछ और का उत्पादन कर लेते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है? अपस्फीति कहा जाता है। ओके, खुदरा बिक्री और औद्योगिक उत्पादन दोनों ही अनुमानित अपेक्षाओं से कम रहे हैं। सबसे चिंताजनक पहलू ये है कि घरेलू मांग घटती जा रही है, डिमांड घट रही है। मैंने अभी आपको समझाया है ना कि प्याज की मांग अगर घट जाएगी तो प्याज का दाम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा? ये चीज़ क्लियर है। जैसे आपने देखा होगा, आपको मैं एक उदाहरण सहित समझाता हूँ। अगर आप पटना वगैरह में रहते होंगे तो आपने देखा होगा कि जैसे ही ठंड बीतती है तो ठंड के कपड़े सस्ते मिलने लग जाते हैं। जब से ही गर्मी बीतती है तो गर्मी के कपड़े जो हैं वो सस्ते मिलने लग जाते हैं, सेल शुरू हो जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उसकी डिमांड कम हो जाती है। सीजन समाप्त होने वाला है तो नए कपड़े उनको लाने हैं, तो पुराने कपड़ों को क्या करते हैं? बेच देते हैं। डिमांड कम हो जाती है, इसीलिए सेल लगता है। वो सेल भी धांधली ही होता है, लेकिन सेल लगता है। तो ये क्या है? डिमांड कम होना भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है। हतोत्साहित हो जाते हैं लोग। जो अर्थव्यवस्था के जो उत्पादन करने वाले लोग हैं, कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, वो सब हतोत्साहित हो जाती हैं। तो उससे क्या होगा? वो अपने उत्पादन को कम कर देंगे। उत्पादन कम होने से क्या होगा? एम्प्लॉय कम हो जाएगा, रोजगार में कमी हो जाएगी, बहुत सारे लोगों की छटनी शुरू हो जाएगी। यही स्थिति कहाँ पर हो रहा है? तो अपने उत्तर में एक देश है जिसका नाम है चीन, जिसकी राजधानी कहाँ है? तो आपको पता ही होगा। सबसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस इन्फ्लेशन में गिरावट के साथ अपार्टमेंट और कई अन्य वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में गिरावट आई। अपार्टमेंट का मतलब क्या है? कंस्ट्रक्शन का जो बिजनेस है वो चाइना की इकोनॉमी का करीब में 20% तक का वहन करता है। इतनी बड़ी वहाँ पर कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है। उसका तात्पर्य आप इसी से लगा सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा घर चाइना में ही बनता है। आपको लग रहा होगा कि ये क्या है? एक कंस्ट्रक्शन के बिजनेस के कारण नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर, इन क्षेत्रों में इतना रोजगार क्रिएट होता है कि लगभग बिहार के आधे से ज़्यादा लोग यहीं पर आके जॉब करते हैं। ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको? कंस्ट्रक्शन बिजनेस जो होता है ये उन लोगों को जॉब देता है जो अधिक पढ़े लिखे नहीं होते हैं और पढ़े लिखे भी होते हैं। सिविल इंजीनियर से लेकर सामान्य गिट्टी रोड़ी उठाने वाला मजदूर तक उसमें काम करता है। अब घर बन गया बहुत सारा, पहले डिमांड था, बहुत ज़्यादा मांग था, पहले घर तो बन गया बहुत सारा। जो बनाने वाले थे उन्होंने सोचा कि कोविड के जैसे ही समाप्ति होगी, इकोनॉमी बूम करेगी, सब लोग फिर से घर खरीदने आ जाएंगे। लेकिन अब लोगों ने घर खरीदना वहाँ पर छोड़ दिया क्योंकि लोगों के पास पैसा है ही नहीं। तो इसलिए घर बनकर वहाँ पर पड़े हुए हैं। कंस्ट्रक्शन बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया है उनका। ठप का मतलब ठप ही समझिएगा, बिल्कुल बंद होने का आगार पर है। इसलिए चाइना की इकॉनमी जो है वो वर्स्ट कंडीशन में चल रही है। 40 साल का जो चाइना का मॉडल था कि हम विकास ऐसे करते हैं, दुनिया को विकास ऐसे करना चाहिए, वो सब के सब डूबते जा रहे हैं, अंधेरे में जाता जा रहा है एक देश। और हमारी कोशिश होगी कि हम उसको धकेल कर आएँ और अंधेरे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस मंदी हेतु उत्तरदायी कारक क्या है? कारण आपसे पूछा जाएगा। अब कारण को सुनिए कोविड रणनीति। अपनी सीमाओं के भीतर कोविड-19 मामलों को उन्मूलन के लिए चीन द्वारा अपनाई गई नीति, बार लॉकडाउन, यात्रा प्रतिबंध की स्थिति बनी। इससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक उथल पुथल पैदा कर दी। इस परिदृश्य के साथ ही भू राजनीतिक तनावों ने विनिर्माण स्थानांतरण, विदेशी कंपनियों द्वारा अपने विनिर्माण का चीन से बाहर के देशों में स्थानांतरण को प्रेरित किया, जिससे घरेलू विकास और उपभोक्ता व्यय में गिरावट आ गई। देखिए, बार लॉकडाउन लग रहा था, उसके साथ साथ बार वहाँ पर जीरो कोविड पॉलिसी इतनी कठिन अपनाई जाती थी। जैसे अपने यहाँ क्या हुआ, कोरोना आया, ठीक है, कुछ लोगों की मृत्यु हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, बहुत ही दुखद है वो, लेकिन फिर चला गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया। क्योंकि अपने यहाँ लॉकडाउन लगा था तो कुछ दिनों के लिए बहुत ही कड़ाई का लॉकडाउन था, लेकिन बाद में खोल दिया गया। वहाँ पर लॉकडाउन का मतलब होता है कि वायु के अलावा कुछ भी नहीं जाएगा आपके घर में। मतलब मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ
बहुत ही सख्त लॉकडाउन। तो देखिए लॉकडाउन में आपके लिए लग सकता है, लेकिन जो कंपनी बहुत सारे लोगों को रोज़गार देती है वो तो क्या करेगी, अपना कंपनी समेटेगी और चली जाएगी भारत या वियतनाम। वहाँ पर अपनी फैक्ट्री लगा के उत्पादन शुरू कर देगी। तो यही चीज़ किसके साथ हुआ है, तो चीन के साथ हुआ है। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट हुई है, निर्यात में भी गिरावट हुई है, बढ़ती बेरोजगारी भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गया है। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो गई है कि बेरोजगारी का आंकड़ा आना बंद हो गया है अब चीन में। ओके, आवास क्षेत्र का पतन हो गया है। घरेलू सकल उत्पाद में लगभग 30% का योगदान देता है हाउसिंग सेक्टर चाइना का कंस्ट्रक्शन हाउसिंग सेंटर अगर 100 रुपये का उसका जीडीपी है तो 30 रुपये की कहाँ से आती है, हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर से, जो क्या हो गई है, लगभग में ठप पड़ गई है। ऋण का बोझ बहुत ही ज़्यादा है। सकल घरेलू उत्पाद का 282% उसका ऋण है। यानी कि अगर 100 रुपये का 1 रुपये का अगर उसका 1 रुपये का अगर ऋण है उसके ऊपर, 1 रुपये का जीडीपी है, तो लगभग में 282 रुपये जो है वो उसके ऊपर में ऋण है। तो अब आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा ऋण और जीडीपी का अनुपात हो गया है। टेक उद्योग पर नियंत्रणकारी कड़ी कार्रवाई। चीन की सरकार ने अपने जीवंत टेक सेक्टर, यानी कि टेक सेक्टर का मतलब टेक्नोलॉजी सेक्टर, वीडियो गेमिंग, एडटेक, ई कॉमर्स आदि पर इस आधार पर नियंत्रण कार्रवाई शुरू कर दी कि टेक कंपनियां विशाल और शक्तिशाली होती जा रही हैं। इसके परिणामस्वरूप राजस्व और रोजगार का भारी नुकसान हुआ, क्योंकि इनमें से कई कंपनियों को अपना आकार छोटा करना पड़ा और संचालन बंद करना पड़ गया। वहाँ की सरकार जो है ना, वो सरकार वहाँ पर चलती है तानाशाही प्रवृत्ति की, मार्क्सवादी वन पार्टी सरकार है। तो लोगों को हमेशा डरा धमका कर रखती है, चाहती है कि हमसे कोई बड़ा ना बन जाए। वहाँ पर लोकतांत्रिक ढांचा तो नहीं है कि ठीक है आपकी कंपनी जितनी बड़ी होगी होगी, हमें क्या। भारत में अगर रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी होगी तो इससे भारत सरकार को कोई खतरा तो नहीं है। लेकिन चीन की सरकार है डरपोक, वहाँ पर उसको हमेशा ही डर बना रहता है कि विद्रोह ना हो जाए। तियानमेन चौराहा का विद्रोह एक बार सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर, उसमें एकमात्र एक उसका वीडियो दिखेगा जिसमें बहुत सारे टैंक लाइन में लगे हुए हैं, एक आदमी उसके सामने खड़ा है। उस आदमी का क्या हुआ ये आज तक का इतिहास में कहीं भी वर्णित नहीं है कि उस आदमी के साथ क्या हुआ। लेकिन लोकतंत्र के समर्थक थे जो तियानमेन चौराहा पर खड़े हुए थे। करीब करीब में 100 से 150 स्टूडेंट का नरसंहार करके उनको वहीं पर दफना दिया गया, ऐसा अलग अलग मीडिया रिपोर्ट में आता है और संख्या हज़ारों में भी बताई जाती है। तो इस तरह का चीन का इतिहास रहा है। तो वो अपनी कंपनियों से भी डर जाती है। वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कंपनी थी जिसको सरकार ने नियंत्रण किया। सोचिए चीन का सबसे अमीर आदमी जैक मा 6 महीने के लिए गायब हो जाता है, कहीं दिखता ही नहीं, हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है, उसको गायब कर दिया जाता है। 6 महीने बाद फिर वो सामने आ जाता है और चीन की सरकार की तारीफ़ करने लग जाता है। तो इस तरह की चीज़ें चीन में हुई है जिसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। संरचनात्मक बदलाव हो रहा है। चीन अपनी अर्थव्यवस्था को निर्यात एवं निवेश पर निर्भरता से एक अधिक संतुलित मॉडल की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा है, जहां घरेलू व्यय नवाचार पर अधिक बल दिया जाएगा। यह संक्रमण चुनौतीपूर्ण रहा। इसके परिणामस्वरूप विकास दर कम हुई, साथ ही ऋण और वित्तीय जोखिम भी बढ़ गए हैं। अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध के कारण भी उसका नुकसान हुआ है। बहुत सारे अमेरिका के अलायंस हैं। अमेरिका अलायंस का मतलब होता है जैसे मान लीजिए जापान भी अमेरिका के अलायंस है, दक्षिण कोरिया अमेरिका के अलायंस है, यूरोपियन यूनियन भी बहुत सारे देश हैं तो अमेरिका के अलायंस है। इन सभी देशों ने लगभग में चीन के साथ व्यापार को अपने कम करने पर ध्यान दिया है। भारत भी व्यापार को कम करना चाहता है, लेकिन हमारा व्यापार बढ़ ही जाता है। इसने उपभोक्ता और व्यवसायों के भरोसे को कम किया, साथ ही चीन की मुद्रा के मूल्य को भी कमज़ोर कर दिया है। इस मंदी को लेकर वैश्विक बाजार पर क्या चिंताएं हैं, तो देखिए IMF का जो है रेफरेंस उसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आप मेंस में किसी प्रतिष्ठित संस्थान का अगर आप रेफरेंस देते हैं अपने आंसर में तो आपका आंसर अच्छा नंबर मिलता है। ओके, IMF ने पूर्व में अनुमान लगाया था कि इस वर्ष वैश्विक विकास में चीन की हिस्सेदारी 35% होगी, लेकिन अब यह दूर की कौड़ी लग रही है। नवीनतम आंकड़ों से उजागर होता है कि चीन को इस वर्ष के लिए निर्धारित लगभग 5% के विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ सकता है। चीन में मंदी का असर वैश्विक पर पड़ेगा। चीन न केवल विश्व की सबसे बड़ी विनिर्माण अर्थव्यवस्था है, यानी कि सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वहाँ पर, बल्कि यह प्रमुख वस्तुओं का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। खपत भी चीन में बहुत ज़्यादा होती है। इतनी बड़ी आबादी है 140 करोड़ की, और वहाँ पर खपत भी बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ पर निर्माण भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर वहाँ पर प्रभाव पड़ेगा तो पूरी दुनिया पर प्रभाव पड़ेगा। यह विश्व के धातु उद्योग में उपभोग में लगभग 50% की हिस्सेदारी रहती है। जैसे भारत का जो बहुत सारा स्टील है ये कहाँ पर जाता है, ये जाता है आपका चीन में। बहुत सारा स्टील उपयोग होता है क्योंकि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वगैरह का बिजनेस है, इसलिए बहुत सारा सामान वहाँ बेचता है। तो अगर मान लीजिए वहाँ से सामान की खरीदारी नहीं होगी तो भारत में जो बहुत सारे स्टील बनते हैं तो क्या होगा, भारत पर भी उसका असर पड़ेगा। भारत के उपलब्ध अवसर क्या है, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाना। कई देश और कंपनियां कच्चे माल, मध्यवर्ती वस्तु और तैयार उत्पादों के विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक, फार्मास्यूटिकल, कपड़ा, ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में के स्रोत के रूप में चीन के किसी विकल्प की तलाश कर रहे हैं। तो ये विकल्प कौन बन सकता है, हम बोलेंगे आ जाओ हमारे यहाँ, सब लोग आ जाओ, अपनी अपनी फैक्ट्री डालो, हमारे पास बाज़ार भी है, हमारे पास कच्चा माल भी है, उत्पादन करो, सब लोग बेचो, किसी के ऊपर कोई रोक टोक नहीं, किसी को गायब नहीं किया जाएगा।
इसके लिए हमें व्यापारिक माहौल बनाना पड़ेगा। सोचिए, एक बार समझने की कोशिश कीजिए, मैं सामान्य भाषा में आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए आप ही का गांव है, उसमें कोई आकर बसना चाहता है, लेकिन आए दिन आपके गांव में इंटरनेट बंद होता रहता है, दंगा फसाद होता रहता है, तो कोई आकर बसेगा उस गांव में? या बाढ़ आती रहती है, बताइए, नहीं बसेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको उस देश का ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा जहाँ पर व्यापारिक कंपनियाँ आए। किसी कंपनी का आना साधारण बात नहीं होता है। किसी कंपनी के पीछे, उसको लगाने के पीछे 10-10 हज़ार करोड़, 20-20 हज़ार करोड़ रुपए का निवेश होता है। सोचिए, आप 1,000 रुपये लगाने में डरते हैं कहीं पर, अपने चैनल के 199 रुपये का ज्वाइनिंग है वो आप नहीं करते हैं। अगर आपके पास कंपनी होता तो 10,000 करोड़ लगाने से पहले कितनी बार आप सोचते? तो इस तरह का हमें माहौल क्रिएट करना पड़ेगा कि लोग हमारे यहाँ आएँ, फैक्ट्रियाँ आएँ, कंपनियाँ आएँ और उत्पादन करें। ओके। अपने विशाल घरेलू बाजार, कुशल कार्यबल, निम्न श्रम लागत और अवसंरचना में सुधार के साथ भारत में इन दो उद्योगों के लिए पसंदीदा गंतव्य बन सकने की क्षमता है। हमारे यहाँ क्षमता तो है और बनना भी चाहिए। वैश्विक बाजार तक अपनी पहुँच को बढ़ाने के लिए अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ जैसे देश के संघों के साथ अपने मौजूदा व्यापार समझौते, रणनीतिक साझेदारी का भी लाभ उठा सकता है। अगला क्या है? विदेशी निवेश को आकर्षित करना। चीन की आर्थिक मंदी ने विदेशी पूंजी के लिए निवेश स्थल के रूप में इसके आकर्षण को कम कर दिया। पहले सबसे ज़्यादा निवेश चीन में जाता था, अब इसका चूंकि आकर्षण कम हो गया है, मंदी का माहौल है, तो अब ये निवेश कहाँ पर आना चाहिए? तो हमें अपनी तरफ इस निवेश को मोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और अपने देश की तरफ इस निवेश को लाना पड़ेगा। भारत एक स्थिर, अनुकूल कारोबारी माहौल प्रदान कर, नियामक बाधाओं को कम कर प्रोत्साहन प्रदान कर और भूमि अधिग्रहण सम सुधारों को सुविधाजनक बनाकर इस अवसर का लाभ उठा सकता है और उठाना भी चाहिए। भारत विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए आईटी, डिजिटल सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, जैव प्रौद्योगिकी, रक्षा उत्पादन जैसे क्षेत्र में अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन कर सकता है और करना भी चाहिए। नवाचार, अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना। भारत अपने स्वयं के नवाचार, अनुसंधान और विकास परिस्थिति तंत्र में अधिक निवेश कर इस चीज़ का फायदा उठा सकता है। बहुत कम समय है हमारे पास, अगले 1 साल में चीन रिकवर कर जाएगा। इस 1 साल में अगर हमने बहुत कुछ आकर्षित कर लिया तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, और अगर चीन रिकवर नहीं कर पाए तब तो और भी अच्छा है हमारे लिए। चीन की मंदी का लाभ उठाने के लिए भारत की पहल कौन कौन सी है? निर्यात में विविधता लाना, एफडीआई को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार कोशिश कर रही है। घरेलू निर्माण और उपभोग को बढ़ावा देने की भी भारत सरकार कोशिश कर रही है। आर्थिक और रणनीतिक गठबंधनों का भी निर्माण कर रही है, जिससे क्या हो, हमारे यहाँ से व्यापार करना आसान हो। तो इस चीज़ को समझ गए होंगे आप लोग डिटेल में कि भाई आज का आर्टिकल क्या था, चीन की आर्थिक मंदी से हम किस प्रकार से फ़ायदा उठा सकते हैं, ये आप समझ गए होंगे। और आगे के टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। आज का हेडलाइन तो यही था इसका, और इसको ध्यान में रखिएगा। जब ये लैंड कर जाएगा, सभी लोगों को प्रार्थना करना है भाई कि शाम के 6-7 बजे आज लैंडिंग सक्सेसफुल हो जाए। दुनिया के कुछ चुनिंदा देश हैं, अमेरिका है, चीन है, भारत है और इजराइल है, जो सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं। एक बार देख लीजिएगा कौन कौन से देशों ने पहले भी किया है, और आज लैंडिंग जब हो जाएगी तो कल मैं आपको इसके बारे में और भी डिटेल बताऊँगा। अगले न्यूज़ पर हम लोग चलते हैं। अगला न्यूज़ क्या है? देखिए, आपका G20 में भारत भाग लेने के लिए हमारे प्रधानमंत्री महोदय कहाँ पर गए हैं? तो दक्षिण अफ्रीका गए हैं। कहाँ पर गए हैं? दक्षिण अफ्रीका गए हैं, जहाँ दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 बोल रहा हूँ मैं, ब्रिक्स की बैठक हो रही है। ब्रिक्स की बैठक हो रही है। G20 की बैठक तो अगले महीने भारत में ही है, 7, 8, 9 सितंबर के आसपास है। लगभग में पूरी दिल्ली को ये लोग बंद करने जा रहे हैं। स्कूल कॉलेज सब बंद हो जाएगा उस 3 दिन के लिए दिल्ली में। लगभग में सब कुछ बंद करेंगे, सामान्य सुविधाओं को छोड़कर सब कुछ को बंद करेंगे। तो क्योंकि सोचिए, 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आएंगे। एक देश के राष्ट्राध्यक्ष भारत आते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं हमें। 20-20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, इसलिए थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो अगले महीने G20, बाकी ब्रिक्स में भाग लेने के लिए गए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, और वहाँ पर उन्होंने ब्रिक्स बिजनेस फोरम लीडर्स डायलॉग, मोदी जी ने कहा, क्या कहा मोदी जी ने? हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ बोला है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्रिक्स व्यापार परिषद की 10वीं वर्षगांठ में मेरी हार्दिक बधाई। पिछले 10 वर्षों में ब्रिक्स व्यापार परिषद ने हमारे आर्थिक सहयोग को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अब यहीं से सवाल क्रिएट होता है कि आपसे ये पूछा जाएगा कि ब्रिक्स के व्यापारिक परिषद में ब्रिक्स ने हमें अपनी अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने में किस प्रकार से मदद की है, या ब्रिक्स में शामिल होना हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है, विवेचना कीजिए। या ब्रिक्स जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद कर रहा है, विवेचना कीजिए। इस तरह के सवाल आपको दिख सकते हैं एग्जामिनेशन में, क्योंकि ब्रिक्स की भी बैठक है, G20 की भी बैठक है। ओके। प्रधानमंत्री कहा कि 2009 में जब पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, दुनिया में बड़े वित्तीय संकट से बाहर आ रही थी। 2008 के क्राइसिस के बाद 2009 में जब पहली बार किया गया था, उसमें ब्रिक्स वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए आशा की किरण बनकर उभरा था। वर्तमान समय में
कोविड महामारी, तनाव, विवादों के बीच दुनिया आर्थिक चुनौती से जूझ रही है। आज भी आर्थिक चुनौती से जूझ रही है पूरी दुनिया, और उसका क्या होगा उसके बाद ये ब्रिक्स की बैठक हो रही है, तो इससे भी दुनिया देख रही है कि भाई ब्रिक्स से क्या निकल कर आता है। यही सब मुख्य उनके भाषण का अंश था। मुझे आपको मुख्य रूप से सवाल समझाना था, सवाल आप समझ गए होंगे। बाकी ब्रिक्स पर आज अपना एक और आर्टिकल है जो हर्ष बी पंत ने लिखा है, और बेहतरीन आर्टिकल है जो आपको मैं पढ़ाऊँगा। ओके, अगला देखिए कि जो पीटी फैक्ट है, पीएम ने जोहान्सबर्ग में बन रहे स्वामी नारायण मंदिर का 3D मॉडल देखा। स्वामी नारायण मंदिर क्या होता है? जो अक्षरधाम दिल्ली में आप देखते हैं या गुजरात वगैरह में, वो स्वामी नारायण का ही मंदिर होता है। स्वामी नारायण एक ग्रुप चलता है जिसमें अलग अलग मंदिरों का भव्य निर्माण किया जाता है। दिल्ली का भी जो अक्षरधाम है वो भव्य है, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही विशाल, बहुत सुंदर है देखने में। तो इसी तरह का मंदिर कहाँ पर बन रहा है? तो ये जोहान्सबर्ग में बन रहा है। इसका ध्यान रखिएगा, ये पीटी फैक्ट में आपसे पूछ सकता है। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक है बिहार स्पेशल। देखिए, पिछली बार बतख मियाँ के बारे में पूछ लिया गया था आपसे, तो इस बार बलुआ बाजार के कुछ कांग्रेस के जो हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि इनका देखिए मैं इस न्यूज़ को पढ़ देता हूँ, बाकी इसके बारे में डिटेल में मैं एक दिन वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा, जिससे अगर पीटी में कुछ पूछा जाता है तो आप उसको हल कर सकें। देखिए क्या है कि महात्मा गांधी के जरिए कांग्रेस से जुड़े नामचीन बलुआ बाजार परिवार के सदस्य कांग्रेस सरकार में केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, सांसद और विधायक रहे, लेकिन अब कई सदस्य दूसरे दल के राजनीति में भी सक्रिय हैं। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है कि राजनीति में परिवारवाद पर चल रही बहस के बीच कांग्रेस एक ऐसे बृहद परिवार में स्वयं को खोज रही है। कांग्रेस का क्या है मतलब? हमें तो मतलब है कि भाई बलुआ बाजार में क्या है ऐसा जिससे उनका रिश्ता 1920 के दौरान महात्मा गांधी के माध्यम से बना था। सबसे पहला झूठ जो पूरी दुनिया में बोला जाता है वो है ये कि आज़ादी की लड़ाई जिस कांग्रेस ने लड़ी, आज़ादी के बाद की जो कांग्रेस है वो दोनों सेम है। बिल्कुल गलत बात। नेता उसके सेम है लेकिन पार्टी अलग है। 1951 के जनप्रतिनिधि अधिनियम के बाद जिस पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है वो है आज की कांग्रेस। 1951 से पहले दूसरी कांग्रेस थी, उस कांग्रेस की कोई एक विचारधारा नहीं थी। उसी कांग्रेस में दक्षिणपंथी भी नेता शामिल होते थे, समाजवादी नेता भी शामिल होते थे, और आपके मार्क्सवादी नेता भी शामिल होते थे, और आपके जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता होते हैं वो भी शामिल होते थे। एक कांग्रेस के छत्र के नीचे कांग्रेस वो अम्ब्रेला थी, कांग्रेस वो छत्र थी जिसके नीचे सारे नेता शामिल होते थे। लेकिन आज की कांग्रेस दूसरी कांग्रेस है। ये सबसे बड़ा झूठ है कि महात्मा गांधी वाले कांग्रेस को और जो राजेंद्र प्रसाद वाले कांग्रेस था उसको आज के कांग्रेस से जोड़ कर देखा जाता है। ये सबसे बड़ा झूठ है। परिवारवाद करके देखा जाता है इसको, लेकिन ये सब झूठ है, ढकोसलेबाजी है। वो कांग्रेस बिल्कुल अलग थी। आपसे सवाल पूछा जाता है, आपको मैं बताता हूँ, सुनिए ज़रा ध्यान से। पॉलिटी में सवाल पूछा जाता है कि जो संविधान सभा थी हमारी, यूपीएससी का सवाल मैं बता रहा हूँ, पॉलिटी का, संविधान सभा जो है ये क्या कांग्रेस की सभा थी? विवेचना कीजिए। संविधान सभा कांग्रेस की सभा थी, विवेचना कीजिए। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि ये आरोप लगाया जाता है कि भारत का जो संविधान सभा है वो कांग्रेस की सभा थी, सारे के सारे उसमें कांग्रेसी थे, विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले आप लाइन क्या लिखेंगे आंसर राइटिंग में कि इस कथन का खंडन करते हैं। कांग्रेस जो थी उस समय वो किसी एक पार्टी की नहीं बल्कि भारत के सभी पार्टियों का संगम थी। जितने भी भारत में राजनीतिक पार्टियों का जन्म हुआ है वो एक ही पार्टी से हुआ है, वो है उस समय की कांग्रेस, जिसका स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। एक पार्टी में अलग अलग विचारधाराओं को जगह दिया गया था, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे दक्षिणपंथी नेता भी थे, और आपके अलग अलग मार्क्सवादी नेता भी थे, जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेता भी थे, राम मनोहर लोहिया जैसे समाजवादी नेता भी इसी कांग्रेस से जुड़े हुए थे, और नेहरू जैसे उदारवादी नेता भी जुड़े हुए थे। इससे सरदार पटेल जैसे दक्षिणपंथी नेता भी जुड़े हुए थे। सरदार पटेल जी दक्षिणपंथी थे, गाय वाय को लेकर बड़ा उनका महत्व रहता था, और बड़े ही खुलेआम भाषण देते थे, खुलकर बोलते थे सरदार पटेल, तो इसलिए उनको कई सारे लोग दक्षिणपंथी नेता मानते हैं। वहीं जो पंडित नेहरू जी हैं उनको क्या माना जाता है? उनको लिबरल नेता माना जाता है, लेकिन सब एक ही कांग्रेस के थे। तो इस चीज़ का खंडन करना होता है। ये यूपीएससी का सवाल आपको मैंने डिस्कस करके बताया है। तो इस लाइन से ये निकल कर आया कि महात्मा गांधी वाला कांग्रेस और आज का कांग्रेस एक समान है, गलत है, ये सब झूठ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की तिथि में इस परिवार का कोई भी सदस्य कांग्रेस में सक्रिय नहीं है। बिहार के लोग इसे बलुआ बाजार परिवार के नाम से जानते हैं। बलुआ सुपौल जिले का एक गांव है। कहाँ पर है? तो अपने सुपौल जिले में एक गांव है। स्वतंत्रता आंदोलन में इस परिवार की शानदार भूमिका रही है। परिवार के प्रथम कांग्रेसी राजेंद्र मिश्र उर्फ राजा बाबू थे। कौन थे कांग्रेसी मंत्री? तो राजा बाबू थे। वे महात्मा गांधी करीब आए। राजा बाबू कांग्रेस के विधान परिषद सदस्य, विधायक और प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष बने। परिवार के कुल 11 सदस्यों ने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया था, इसलिए बलुआ परिवार के लोगों को ध्यान रखिएगा। छोटे भाई ललित नारायण मिश्र का नाम आपने सुना होगा।
ललित नारायण मिश्र का नाम। जब सक्रिय हुए तो राजा बाबू ने राजनीति से संन्यास ले लिया। ललित बाबू लंबे समय तक बिहार के अलावा केंद्र की राजनीति में भी धुरी बने रहे। 1975 उनकी हत्या हुई थी। जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है जो अपने दरभंगा में है, वो इन्हीं के नाम पर बना हुआ है। ये परिवार आज से नहीं, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ है। किससे? तो कांग्रेस से। उस समय के लोग बता रहे हैं कि तात्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें प्रतिद्वंदी मानने लगी थी और उसके बाद उनकी हत्या हो गई थी ललित नारायण मिश्र की। उसके बाद डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का नाम आपने सुना होगा, ये बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ये भी कहाँ से हैं? तो उसी बलुआ बाजार सुपौल के हैं ये। वे रिकॉर्ड 3 बार मुख्यमंत्री, 1 बार केंद्रीय मंत्री, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। बीच की अवधि में इस परिवार के अमरेंद्र मिश्र विधायक और मंत्री रहे और कहा जा सकता है कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र इस परिवार से जुड़े अंतिम सक्रिय कांग्रेसी थे। उसके बाद भी कुछ लोग इस परिवार से राजनीति में आए, अलग अलग में गए, लेकिन हमें उस पर नहीं जाना है। हमें किस पर जाना है? हमें जाना है कि इनके बारे में ज़रा सा एक बार सर्च कर लीजिएगा। बाकी मैं भी सर्च करके अगली लेक्चर में आपको बता दूंगा कि इनके बारे में। तो ये जो आपके यहाँ थे ना, राजेंद्र मिश्र उर्फ राजा बाबू, ये कौन से आंदोलन महात्मा गांधी के करीब आए थे और किस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था, इसके बारे में सर्च कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस तरह के सवाल जो होते हैं ये कहीं भी किसी भी बिहार स्पेशल बुक में आपको नहीं मिलेगा इनका नाम, लेकिन ये पूछ लिया जाएगा। 3 पीढ़ी से हैं ये, तो इसलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इनके बारे में सर्च कीजिएगा कि ये महात्मा गांधी के साथ किस आंदोलन में भाग लिया था इन्होंने और कहाँ पर भाग लिया था इन्होंने। बस 2 चीज़ हमें सर्च करना है। ओके, अगले न्यूज़ पर हम लोग चलते हैं। अगला न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई? रूस के साथ जो हमने रक्षा समझौते किए हैं उनमें चुनौतियां सामने आ रही हैं। क्या है भाई? तो भारत और रूस के बीच में प्रमुख रक्षा समझौता, विशेषकर S-400 डील को यूक्रेन में चल रहे युद्ध और भुगतान चुनौतियों सहित विभिन्न कारकों के कारण अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। ओके, क्या है भाई? तो S-400 डील में रूस से उन्नत वायु रक्षा प्रणाली, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद शामिल है। अनुबंधित 5 S-400 मिसाइल प्रणाली में से 3 को 2018 में हस्ताक्षरित समझौते के हिस्से के रूप में भारत लाया गया। 2018 में 3 S-400 तो लाया गया, लेकिन बाकी नहीं लाया जा सका है। रक्षा समझौते के समक्ष चुनौतियां क्या क्या आ रही हैं? तो देखिए, आपसे ये सवाल किस तरह का पूछा जाएगा वो सुनिए ज़रा ध्यान से। सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि ये बताओ कि रूस के साथ हमारे रक्षा संबंध को बनाए रखना भारत के लिए सामरिक रूप से कितना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि रूस के साथ क्या हमें रक्षा संबंध बनाकर रखना चाहिए, रूस के साथ क्या हमें निर्भरता रखनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, दिमाग थोड़ा सा खुलेगा आपका। क्या रूस जो है वैसा ही है जैसा 2018 का था? क्या वो हमें रक्षा उत्पादों का निर्यात करने में सक्षम है? जिसके अपने घर में आग लगे हुए हैं वो क्या आपको पानी दे सकता है बाल्टी में लाकर? नहीं दे सकता है। तो इसलिए इस पर थोड़ा सा विचार करना पड़ता है कि जिसके अपने घर में ही आग लगा हुआ है वो हमारे घर को क्या बुझाने आएगा। तो क्यों ना हम किसी और से पानी लाएं, कहीं और से पानी लाएं। अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो देश खुद युद्ध में उलझा हुआ है वो किसी दूसरे देश को युद्ध की सामग्री कैसे निर्यात कर सकता है, इस पर थोड़ा सा विचार कीजिएगा। ओके, क्या है कि S-400 डील की जटिलताओं का सामना करना पड़ा, जिससे अमेरिकी प्रतिबंधों, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सीज थ्रू ए सैंक्शन एक्ट काटसा और चरणबद्ध भुगतान विलंब की चिंताएं भी शामिल हैं, जिसके कारण हमें सामना करना पड़ा। यूक्रेन में युद्ध के कारण समझौते को क्रियान्वित करने में चुनौतियां बढ़ गई है। भुगतान संतुलन, भुगतान चुनौतियों के कारण वर्तमान में अनुमानित $3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान बकाया है। व्यापार असंतुलन के कारण रुपया रूबल व्यवस्था के माध्यम से इस संकट को हल करने के प्रयास सफल नहीं हुए हैं। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंसी टेलीकम्युनिकेशन प्रणाली से रूस के बहिष्कार के कारण भारत और रूस ने रक्षा लेन देन के भुगतान के निपटारे हेतु रुपया रूबल भुगतान तंत्र अपनाया है। डॉलर वॉलर हम लोग व्यापार नहीं करते हैं। अब हम उसको बोलते हैं भाई साहब आप रुपया लो, हम आपका रूबल लेंगे और दोनों लोग व्यापार करेंगे, अमेरिका बीच में आएगा ही नहीं। जो मुख्य बाधा थी डॉलर का, उसी को ख़त्म कर दिया हमने। ओके, S-400 डिलीवरी और फ्रिगेट्स में विलंब, जबकि 3 मिसाइल प्रणालियों की डिलीवरी हो चुकी है, शेष 2 मिसाइल प्रणालियों की डिलीवरी में देरी हो रही है। भुगतान संबंधी मुद्दे हल न होने के कारण संशोधित कार्यक्रम की स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। भारतीय नौसेना के लिए रूस में निर्माणाधीन 2 किवाक क्लास स्टील्थ फ्रिगेट्स की डिलीवरी में भी देरी हो रही है। इसके कारण से भी चुनौतियां हैं। भारत और रूस के बीच रक्षा व्यापार की गतिशीलता कितनी रही है? तो संयुक्त अनुसंधान के लिए क्रेता विक्रेता रूपरेखा हमने बनाया है। कौन कौन सी चीज़ें? तो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट कार्यक्रम, सुखोई 30 MKI, इलोमिस HAL सामरिक परिवहन विमान, KA-226T जुड़वा इंजन उपयोगिता हेलीकॉप्टर और कुछ और फ्रिगेट्स हमने लिए हैं। सैन्य हार्डवेयर भी हम बहुत सारे मंगाते हैं वहाँ से। S-400 ट्रायम्फ, कमोवा का 226-200 को मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत बनाया गया है। T-900
T-90S भीष्म जो टैंक है और INS विक्रमादित्य विमान वाहक कार्यक्रम है, ये सभी हमने वहाँ से लिए। इसके अलावा कुछ पनडुब्बी वगैरह भी लेते हैं। तो ये रूस के साथ कुछ चिंताएं बन रही है कि रूस जो है, जिस पर हमारे सैन्य निर्यात आयात का, जितना हमारी सेना है उसके हथियार का लगभग 65% हिस्सा, सोचिए ज़रा एक बार, 65% निर्यात सैन्य सामानों का हम कहाँ से करते हैं? तो हम रूस से ही मंगाते हैं सारा का सारा। ये अगर संकट पड़ेगा तो हमारी सामरिक स्थिति, हमारे देश का सुरक्षा संकट में पड़ सकता है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट था, आपके लिए बताना काफ़ी ज़रूरी था। अब बिहार स्पेशल पर हम लोग चलते हैं और बिहार स्पेशल के बाद आज का लेक्चर समाप्त हो जाएगा। जो एक और आपका निबंध रह गया है ब्रिक्स पर, हर्ष बी पंत का, उसको मैं अगले लेक्चर में आपको करवाऊंगा, क्योंकि अभी साइंस वगैरह का भी बहुत सारा वीडियो आज मुझे बनाना है। पीटी भी अभी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा सा छोटा ही रखेंगे। बिहार के लखीसराय में पावर ग्रिड सब स्टेशन के विस्तार की आधारशिला रखी गई है। 18 अगस्त 2023 को डेट याद रखिएगा। केंद्रीय विद्युत नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने बिहार के लखीसराय में पावर ग्रिड की 400/132 किलो लखीसराय उप स्टेशन के विस्तार की आधारशिला रखी है। इस उप स्टेशन का निर्माण पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है। यह भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अधीन एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। परियोजना के हिस्से के रूप में मौजूदा सब स्टेशन परिसर में 500 MVA क्षमता के 2 ट्रांसफार्मर स्थापना के साथ 222 kV GIES का निर्माण किया जाएगा। किसने किया है? तो आर.के. सिंह जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने किया है, लखीसराय में किया है। इसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ से पीटी में सवाल पूछा जा सकता है। ओके, कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।